अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोग जो है वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मज़ीद जो मेरे चैनल में न्यू कमर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को पूरी समझ आए, वीडियो सबसे पहले पूरी देखें ताकि वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें क्लियर हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसी क्यूरी जो नहीं समझ आए तो वो आप मुझे ईमेल कर दें या फिर कमेंट में पूछ लें या फिर मुझे फ़ेसबुक पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हर वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ, तो जिस तरह से भी आपको फिजिबिलिटी हो आप उस तरह से अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं उससे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपसे सॉर्ट आउट हो जाएगा और मज़ीद मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आज का कंटेंट भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है? ये दरअसल बेसिकली ये ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात हो रही है, ठीक है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज़म एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, या दूसरी अदर स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है। अब हम स्टेज बाय स्टेज डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या लेवल्स होते हैं, यानी कि किन किन मरहले से गुज़रते हुए कोई ऑर्गेनिज़म बनता है कंप्लीट, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बहुत सारे मरहलों को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, जो कि आपको इस तरतीब में बताया जा रहा है, ठीक है। विच आर एज फॉलो, जो कि आपको इस तरतीब में बताया जा रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अभी पहला स्टेप ये है, ठीक है। तो सब एटमिक एंड एटमिक लेवल, ठीक है। अब सब एटमिक यानी कि एटम, और एटम से भी पहले वाली जो शुरुआत है, एटम से भी पहले मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनको जोड़कर या जिनसे मिलकर एटम बनता है उसको कहते हैं सब एटमिक लेवल और एटमिक लेवल। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हैं? एलिमेंट से बने हैं। अब मैटर क्या चीज़ है? सबसे पहले आपने माइंड में इस चीज़ को रखना है कि हर वो चीज़ मैटर है जो कुछ ना कुछ स्पेस रखती हो, यानी कि अगर वो कहीं पर भी हम उसे रखें तो वो जगह घेर ले, ठीक है, और उसका कुछ वेट हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है, या आपके पास टैबलेट है, या आपके पास चेयर है, या बैग है, या कोई भी चीज़ है, ठीक है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो कहलाती है मैटर, ठीक है। तो जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलकर बने हैं? एलिमेंट से मिलकर बने हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट जैसे कि आपको पता है कि एलिमेंट जो है ना सिंपलेस्ट पार्ट है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। एलिमेंट जो है, जैसे कि एलिमेंट हम इससे कह सकते हैं कि एलिमेंट हमारे पास क्या है? छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे जुड़कर कोई भी मैटर बनता है, ठीक है। तो मज़ीद एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री क्लासेस में तो वैसे भी मैं डिस्कस करूँगी। अच्छा, बैकग्राउंड में जो भी शोर आप लोगों को मिले प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, और मुझे इसके लिए मुझे जो है माफ़ भी कीजिएगा क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। रात का ये टाइम है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग स्क्रीन पे टाइम भी देख सकते हैं, 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो है, क्योंकि पूरे दिन में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर होता है दरअसल, और अभी थोड़ी देर में जो है ट्रेन के गुज़रने की भी आवाज़ आएगी आप लोगों को। तो जो भी बैकग्राउंड में नॉइस है उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, हम अपने टॉपिक में फिर से आते हैं कि जितने भी मैटर हैं वो किन से मिलके बने? एलिमेंट से मिलके बने। और हर एक एलिमेंट में क्या होता है? सिंगल काइंड ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। एटम क्या चीज़ है? जिसको हम ना तोड़ सकें ना ब्रेक कर सकें। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ए का मतलब नो, नोट, और टर्म का मतलब कट,
ठीक है, जिसको आप कट नहीं कर सकते। तो एटम वो चीज़ है जिसको आप मज़ीद छोटे हिस्से में कट नहीं कर सकते, यानी कि वो इतना छोटा होता है। तो एटम जो है किससे मिलकर बना है? बहुत सारे सब एटमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, तो जो मोस्ट स्टेबल सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं सब एटमिक पार्टिकल्स, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सब एटमिक पार्टिकल जो स्टेबल सब एटमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें नेचर में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 16 जो है ना 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 92 में से 16 आपको क्या कहलाएंगे? बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस काउंटिंग को याद रखिएगा कि 92 आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं। दिस टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि 16 एलिमेंट की बात हो रही है। इन 16 एलिमेंट क्या करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? बॉडी मास जो है, किसी भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मास है, ठीक है, उसको बनाते हैं, ठीक है। फिगर 1.2 में आप देख लें, फिगर 1.2 ये रही, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखा रहे हैं? पहले हम इसको पढ़ लेते हैं इस पैरा को, फिर हम फिगर 1.2 डिस्कस करेंगे। तो ओनली आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स, इन सारे बायो एलिमेंट्स में जो 6 एलिमेंट हैं, यानी कि ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और P का मतलब है फॉस्फोरस, ठीक है। ये सारे एलिमेंट आप चाहें तो कहीं लिख लें, सही है। ये मैंने सिंबल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको जो है ना इन एलिमेंट्स को ऐसे नहीं पढ़ेंगे OCHNCAP, नहीं, इसको हम फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। ये हमारी आसानी के लिए, और क्योंकि लिखने के टाइम ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप सिंबलिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो 6 एलिमेंट है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये 6 एलिमेंट जो है टोटल 99% जो है, टोटल में से 99% मास प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी जो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में क्या है? K फॉर पोटेशियम, ठीक है, S फॉर सल्फर, Cl का मतलब क्लोरीन, Na का मतलब सोडियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Fe का मतलब आयरन, Cu का मतलब कॉपर, Mn मैग्नीज को कह रहे हैं, Zn जिंक को कह रहे हैं, और I फॉर आयोडीन, ठीक है। यानी कि पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन, ये 10 एलिमेंट जो है क्या करते हैं? 1% बनाते हैं टोटल मास का, ठीक है। यानी कि 6 एलिमेंट में 99% बनाते हैं टोटल मास का, जबकि 10 एलिमेंट 1% बनाते हैं टोटल मास का, ठीक है। अब हम दोबारा से फिगर 1.2 देखते हैं, 1.2 को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन की है वो ऑक्सीजन ने की है, फिर उससे कम कार्बन ने, फिर हाइड्रोजन ने, फिर नाइट्रोजन ने, फिर कैल्शियम ने, फिर फॉस्फोरस ने, और जबकि 1% जो है दूसरे एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो फिर क्या होगा? तो भी बॉडी एबनॉर्मलिटी में चली जाएगी। कोई एक ज़्यादा भी हो जाए तो भी बॉडी एबनॉर्मलिटी में चली जाएगी, ठीक है। खैर वो तो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अगर वो डिस्कस करने का हुआ तो हम उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रहे हैं, रिकॉलिंग का मतलब ये आपकी याद दहानी करवा रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं। क्या रिकॉल करवा रहे हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बता रहे हैं आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
ये कहाँ होते हैं? इनसाइड, लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के इनसाइड, अंदर में ये नज़र आ रहे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन शेल अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पे मिलते हैं? ऑर्बिट्स में मिलते हैं। ऑर्बिट्स में भी जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एक एटम जो है राउंडेड होता है। ठीक है, एटम की पिक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उससे देखते हुए। खैर, आप लोग जो है वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि एटम किस तरह से होता है। एटम जो है राउंड होता है। ठीक है, फिर उसके सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और एटम का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट है, वो कहाँ पर होता है? उसके एनर्जी लेवल्स में होता है, यानी कि उसके ऑर्बिट में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगेन रिकॉल करवा रहे हैं कि अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल जो है किसी भी कंपाउंड का। अब कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ लें मिक्सचर की फॉर्म में आपके घर में पड़ा हुआ है। ठीक है, या आपके पास हर वो चीज़ कंपाउंड है जो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें किसी की भी, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है शुगर। ठीक है, शुगर क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, फिर नमक क्या है हमारे पास? ये भी कंपाउंड है। अब शुगर कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? शुगर कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह नमक जो है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है? सोडियम से भी बना है, और क्लोराइड से, क्लोरीन से भी मिलकर बना है। ठीक है, तो अब क्या है? कंपाउंड क्या चीज़ होती है? कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का अगर छोटा सा पार्ट देख लेना तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है? मॉलिक्यूल कंपाउंड का वो हिस्सा होती है जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आ जाएं जो किसी कंपाउंड में होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो है, बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है कंपाउंड का, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर, सबसे पहले एटॉमिक लेवल हमने डिस्कस किया, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट यूजुअली, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स है, बायो एलिमेंट्स हमने पढ़ा कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बायो का मतलब लिविंग, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं यूजुअली डोंट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। यूजुअली जो है आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग थलग नहीं रहते हैं। ठीक है, रेदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अलग थलग रहने के बजाय वो किस तरह से होते हैं? वो एक दूसरे से कंबाइन हो चुके होते हैं। किसके ज़रिए? आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, ये आप लोगों को मैं बताऊंगी फर्दर। आप लोगों को मैं चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको ये डिस्कस कराऊंगी कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। या फिर मैं इसके लिए जो है अलग से आप लोगों के लिए जो है ना आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग का टॉपिक बना दूंगी। ठीक है, तो बल्कि इस वीडियो के बाद ना, इस लेक्चर के फ़ौरन बाद ही मैं आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग का टॉपिक बना दूंगी। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं कि अलग थलग नहीं होते किसी भी ऑर्गेनिज़म में, बल्कि वो कंबाइन हो जाते हैं ऑर्गेनिज़म के अंदर, या तो आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए। ठीक है, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। वो स्टेबल पार्टिकल जो कि ऐसी बॉन्डिंग से बन रहा है वो या तो कहलाता है मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल।
An organism is formed by enormous number of biomolecules of 100 of different types. ऑर्गेनिज़म कैसे फॉर्म होता है? बहुत सारे, इनॉर्मस मतलब लातादाद, ठीक है, लातादाद नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ 100 डिफरेंट टाइप्स. एक तो बायोमोलिक्यूल्स कैसे हैं, मतलब कि मिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में है, और फिर उसमें से जो उनकी टाइप्स है वो 100 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स के हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिज़म किससे मिलकर बन रहा है? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स से बनकर बन रहा है, और उन बायोमोलिक्यूल्स की टाइप मोर देन 100 है. These molecules are the building material and are themselves constructing in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. क्या मतलब है कि these molecules are the building material. ये जो molecules होते हैं ये क्या है? building material हैं, और ख़ुद में and are themselves constructed in great variety and complexity. और ये बनते कैसे हैं? ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, और ये कंस्ट्रक्टेड कैसे होते हैं? बहुत सारी वेरिएशन के साथ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है. ठीक है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है. फिर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स जो है इनकी दो तरह से क्लासिफिकेशन की गई है. एक है माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, और मैक्रो मीन्स बड़ा. ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए और मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए. माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो? लो हो. ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपके पास ग्लूकोज आ जाता है, वाटर आ जाता है, वगैरह वगैरह. और मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, उसमें क्या आ जाता है? स्टार्च आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, हाँ. फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेल एंड सेल टाइप. ऑर्गेनेल, सही है, हमने एटमिक और सब एटमिक लेवल पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ लिया. अब हमारे पास थर्ड स्टेप है ऑर्गेनेल्स एंड सेल टाइप. तो बायोमोलिक्यूल असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स. बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? असेंबल मीन्स तरतीब में आते हैं एक ख़ास तरीके से, और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स बनाते हैं. ये ऑर्गेनेल्स एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल आर फॉर्म्ड. ये ऑर्गेनेल्स आपस में दरअसल कैसे हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और जब ये असेंबल हो जाते हैं, जब ये एक जगह जो है मिलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये सेल बना लेते हैं. ठीक है, और सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ठीक है, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल इज़ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक तरह का ऑर्गेनेल जो है वो इस स्पेशलाइज होता है कि वो परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक ख़ास तरह का फंक्शन. मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी खासियत क्या है? कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रही होती है. राइबोसोम्स जो हैं उनकी खासियत क्या है? कि वो ख़ास तौर पर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं. यानी कि हर एक तरह का जो ऑर्गेनेल है उसका एक अलग अलग काम है. ठीक है, तो सेल के ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है. सेल के ऑर्गेनेल में 2 ऑर्गेनेल को तो आपको ये बता दिया. उसके बाद हम जो है फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं. इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर accomplished by this specialized structure. इस तरीके कार से जो फंक्शंस होते हैं सेल के वो accomplished होते हैं, यानी कि वो अंजाम को पहुंच जाते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीज़न ऑफ लेबर विद इन द सेल. ये क्या है? ये एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनेल ने काम बांटा हुआ है कि उसने क्या क्या करना है. ठीक है, जिस तरह हमारे घर में हम जितने अफराद होते हैं, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स हैं, ठीक है,
पेरेंट्स में हमारे पास मदर फादर दोनों हैं, सिबलिंग्स में हमारे पास भाई बहन सब हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो ऐसा होता है कि हमारे जो वालिद हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, उनका काम अर्निंग है, वो जॉब पे जाते हैं और उनका काम है हमें पॉकेट मनी देना, उनका काम है हमें हम मतलब कि हमारे लाइफ स्टाइल को बेयर करना, ठीक है। इसी तरह मदर है, मदर का क्या काम है, मदर का काम है खाना बनाना, जब हम स्कूल जाएं हमें नाश्ता कराना, ठीक है। फिर जब हम घर आएँ तो खाना रेडी रखना, ठीक है। वैसे ये मदर का काम नहीं है और ना ही ये लिखा हुआ है कहीं कि ये फादर का काम है और ये मदर का काम है, लेकिन क्या हमारी सहूलत के लिए हमारे पेरेंट्स ने काम बांटे में, ठीक है। इसी तरह हमारी बड़ी आपी होती हैं, उनका काम है, उनका भी कुछ काम है, ठीक है। तो हर घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से उनका रोल होता है उस घर में कि उन्होंने क्या क्या काम करना है, ठीक है। सब लोगों ने हर तरह से काम बांटे हुए होते हैं। इसी तरह सेल की भी मिसाल ऐसी है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उन ऑर्गेनेल्स ने आपस में काम बांटा हुआ होता है कि प्रोटीन कौन बनाएगा, रेस्पिरेशन किसका काम है, डीएनए मेकिंग कौन करेगा, ठीक है। इस तरह से हर ऑर्गेनेल ने अपना अपना काम संभाला हुआ है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में प्रोकैरियोट्स जो हैं देखिए हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना दो तरह की कैटेगरी है, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। आगे आएगा यूकैरियोट्स के भी बारे में, खैर इस पैरा में नहीं लिखा हुआ। प्रोकैरियोट्स हर वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक सेल से मिलके बने हुए हों, ठीक है। और इसके अलावा उनका न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो न्यूक्लियस जो है वो इनकम्प्लीट हो, सही है। और यूकैरियोट्स का उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट हो, ठीक है। जब आप सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्ट कहते हैं कि जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, वो ऑर्गेनिज़म जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे उनको प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में भी ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो किससे मिलकर बनते हैं कि वो पूरा ऑर्गेनिज़म सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनना होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, द ऑर्गेनिज़म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट में क्या होता है कि सिंगल सेल से मिलकर ऑर्गेनिज़म पूरा कंप्लीट होता है, जबकि फंजाई ले लें, एनिमल ले लें या प्लांट्स ले लें, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म किससे मिलकर बनता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अब फोर्थ लेवल हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने पढ़ा कि एटमिक और सब एटमिक लेवल है, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर उसके बाद ऑर्गेनेल और सेल लेवल है। अब आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर सेल, यानी कि एक जैसे जो सेल होते हैं, यानी कि जो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक जैसा फंक्शन, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप्स के फॉर्म में और उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू, ठीक है। हम टिश्यू को वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। हम टिश्यू को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक सिमिलर सेल, एक जैसे सेल का जो ग्रुप है वो स्पेशलाइज्ड हुआ है, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड हुआ है और वो परफॉर्म क्या करेगा, एक जैसा फंक्शन, ठीक है। जैसे कि ईच सेल इन अ टिश्यू के अंदर हर एक सेल जो है वो कैरीज करेगा, उस सेल की अपनी लाइफ प्रोसेस होगी, जैसे कि सेल की रेस्पिरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेल का काम है, ठीक है। टिश्यू क्या है, एक तरह के सेल का बंचेज है, ठीक है। टिश्यू क्या है, एक बंच है एक तरह के सेल्स के। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। हर एक सेल जो है टिश्यू के अंदर वो क्या करेगा,
वो अपनी लाइफ प्रोसेस को कैरी कर रहा होगा, बट इट ऑल्सो कैरी ऑन सम स्पेशल प्रोसेस। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, स्पेशल प्रोसेस को भी कैरी करेगा रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, जो कि किससे रिलेट कर रहा है, टिश्यू के फंक्शन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यू है। मिसाल के तौर पर एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, वगैरह वगैरह। एनिमल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू है, ठीक है, और भी टिश्यू है इसके अलावा। ठीक है, तो टिश्यू लेवल जो है फर्दर हम डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर्स में। चैप्टर 1 आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए ना अभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पिक करना इजी नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रही हूँ। अगर आप स्टार्ट टू एंड एक दफ़ा 2 दफ़ा बार बार अगर आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे ना, तो फिर एक टाइम ऐसा होगा कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जब आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो टर्म अभी आपको नहीं समझ आ रहा है फर्दर चैप्टर में, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो देखा करें, ताकि वर्ड टू वर्ड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में more than one type of tissue having related function are organized together and make a unit called organ. हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, इसमें हम अपनी मिसाल ले ले रहे हैं, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है। हमारे अंदर क्या है कि एक टाइप से ज़्यादा टिश्यू हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज हो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ और एक यूनिट बना दे रहे हैं। उस यूनिट का नाम है ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं किसी भी ऑर्गन के, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना एक ख़ास फंक्शन, और ये फंक्शन जो है कलेक्टिवली बिकम द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। और फिर ये फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, ये काम जो है, ये फंक्शंस जो हैं कलेक्टिवली क्या होते हैं कि ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक यानी कि मैदे की मिसाल दी जा रही है। स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। स्टमक क्या है, वो ऑर्गन है जो को ख़ास तौर पर डाइजेशन के लिए बनाया गया है, कि वो डाइजेशन किसकी कर रहा है, प्रोटीन की भी कर रहा है और फूड को स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, तो अब स्टमक को बनाने के लिए 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। स्टमक की जो साख्त है उसमें 2 मेजर टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर एपिथीलियल टिश्यू जो है, जिसको ग्लैंड्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है। ग्लैंड्यूलर यानी कि जिसके अंदर ग्लैंड हो। ठीक है, तो एपिथीलियल टिश्यू जो है उसके अंदर ग्लैंड है जो कि रिलीज़ कर रहा है या सिक्रीट कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है गैस्ट्रिक जूस को, ताकि डाइजेशन हो सके प्रोटीन की। ठीक है, फिर इसी तरह मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि जो मसल्स में होता है, वो क्या परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक। एक टाइप की तो टिश्यू क्या कहला गई, एपिथीलियल टिश्यू, और दूसरी जो है मसल्स टिश्यू जो कि मसल में होते हैं। इनका क्या काम करता है, इनका काम है स्टमक की वॉल को, मैदे की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ताकि ये फूड को ग्राइंड कर सके। ठीक है, और इसके अलावा फूड को आगे मूव करवा सके। सो 2 टिश्यू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। 2 टिश्यू जो है क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ एक स्टमक, जो कि कलेक्टिवली क्या बन रहा है, स्टमक का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और जहन नशीन कर लें कि स्टमक किससे मिलकर बना है, कितने टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना है। तो 2 टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बना है, एक है एपिथीलियल टिश्यू और दूसरा है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है,
अच्छा, द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। नया लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और रिलेट हो रहे हैं फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन में, और ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो एक ऑर्गन सिस्टम बना सकें। इन एन ऑर्गन सिस्टम, हर एक ऑर्गन सिस्टम में ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम में हर एक ऑर्गन जो है कैरी कर रहा है स्पेसिफिक फंक्शन को, एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। और जो फंक्शन है हर ऑर्गन का वो क्या अपीयर कर रहा है, फंक्शन अपीयर कर रहा है ऑर्गन सिस्टम की। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है जो कि क्या प्रोसेस कर रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो मेजर ऑर्गन्स जो हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रेमवर्क के वो क्या क्या हैं, मतलब कि डाइजेशन का काम कौन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ओवरऑल सिस्टम है जो कि किससे मिलकर बना है, ओरल कैविटी से मिलकर बना है, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियास से मिलकर बना है। और ये सारे ऑर्गन्स क्या काम कर रहे हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करवा रहे हैं। ठीक है, the organ system level is the complex in plant is less complex in प्लांट के अंदर एनिमल के हिसाब मुकाबले में ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ा सा कम पेचीदा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर रूट सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स देन इन प्लांट। तो ऐसा क्यों है कि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल के मुकाबले में लेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो एनिमल के अंदर जो है वेरिएशन इन ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन है और एक्टिविटीज़ है प्लांट के मुकाबले में, इस वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, थर्ड लास्ट है, नहीं फोर्थ लास्ट लेवल है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल लेवल में हमने क्या पढ़ना है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एक जगह एक साथ ताकि एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज़म बन सके। इन ऑर्गेनिज़म द फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनिज़म के अंदर जो फंक्शन है, प्रोसेस है और एक्टिविटीज़ हैं वेरियस ऑर्गन्स के और ऑर्गन सिस्टम के, ये कैसे हैं, कोऑर्डिनेट किया हुआ इन्होंने एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है कि इंसान, मैन इज़ इंगेज्ड इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज। कोई भी बंदा जो है वो लगातार जो है क्या कर रहा है, हार्ड एक्सरसाइज में लगा हुआ है। Not only his muscles are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat। ठीक है, तो ना सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व है बल्कि उसके अंदर जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। दिस एक्सिलरेटेड ऑफ रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस वर्क। अब ये जो एक्सिलरेटेड बढ़ा हुआ रेट है रेस्पायरेशन का और हार्ट बीट का, ये सप्लाई क्या कर रहा है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और फूड सप्लाई कर रहा है मसल्स को, ताकि वो कंटिन्यूअस वर्क करने में जो उनको नीड हो रही है। ठीक है, फिर आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि अपनी स्टडीज़ को एक्सटेंड कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। वेयर दे स्टडी इंटरेक्शंस अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन जो हो रहा है सेम स्पीशी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है एक ही स्पीशी की, यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो एक बंदा
और दूसरा बंदा जो कि एक ही सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट दरअसल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई बंदा या कोई भी मखलूक रह रही हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि स्टडी की है इस पे पॉपुलेशन लेवल पे, कि हर हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके आपस में कितना उनके दरमियान इंटरेक्शन है, इस बारे में, ठीक है। तो अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म। पॉपुलेशन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज़म का वो ग्रुप सेम स्पीशी का जो कि लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, सेम टाइम में सेम प्लेस में ऑर्गेनिज़म का ग्रुप जो है एक जगह रह रहा हो, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ये इंसानों की मिसाल दे रहे हैं कि पाकिस्तान में 2010 में जो इंडिविजुअल्स थे उनकी तादाद क्या थी? 173.5 मिलियंस थी, ठीक है। और ये किसके हिसाब से बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उनके मुताबिक, ठीक है। अब ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशन जो है हाइलाइट्स के फॉर्म में बता रहे हैं कि स्पीशी क्या है? स्पीशी जो है आप उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज़म का जो कि इस काबिल है कि इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीड का मतलब क्या है? यानी कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सके ऐसा ऑर्गेनिज़म या ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो कि आपस में अपने मतलब आपस में फ्यूज़ होकर आपस में मिलकर जो है रिप्रोड्यूस कर सकें और अपने लिए अपने फ्यूजन से फर्टाइल यानी कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए, उसको कहते हैं स्पीशी, ठीक है। फिर वही बात हो गई, हैबिटेट क्या चीज़ है? हैबिटेट का मतलब है वो एरिया या वो इन्वायरमेंट का वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स रह रहे होते हैं। फिर आ जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या है? कम्युनिटी लेवल इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। कम्युनिटी लेवल क्या है कि कम्युनिटी क्या है कि ये असेंबलेज है डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन को आप असेंबल कर लें तो वो क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी। और वो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों और रहते सेम इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है उसको यानी कि जंगल जो है आप उसको कम्युनिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है? इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशी। फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ है? प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई भी हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी हैं। फिर क्या है? कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़म। कम्युनिटी क्या है? ऑर्गेनिज़म का कलेक्शन है इन विच वन पॉपुलेशन में बी इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़, जिसमें जो है कोई एक पॉपुलेशन बढ़ भी जाए, अगर बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाता है। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। कुछ कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी, ठीक है। तालाब और जंगलात की बात हो रही है कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि कुछ कम्युनिटी सिंपल भी होते हैं, जैसे कि फॉलन लॉग विथ वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। लॉग किसको कहते हैं? लॉग टहनी को कहते हैं, ठीक है। जो बंच स्टेम, मोटा सा जो स्टेम होता है किसी भी ट्री का, उसको कहते हैं लॉग, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो साइज़ और पॉपुलेशन जो है सिंपल कम्युनिटी में वो लिमिटेड होगा, कम से कम होगा। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, कोई भी चेंज आता है बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म, तो ये कैसा हो सकता है? ड्रास्टिक हो सकता है और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट यानी कि देर तक वो चल सकता है, ठीक है।
अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर समझ लेते हैं। बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। और एबायोटिक फैक्टर, अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें पानी ले लें, पहाड़ ले लें, मिट्टी ले लें, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉन लिविंग है। अब आपके पास लास्ट लेवल आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। अर्थ का वो पार्ट जिसमें क्या ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रह रही है, उसको कहते हैं बायोस्फीयर। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या है, सारे इकोसिस्टम मौजूद हैं। इकोसिस्टम क्या चीज़ है, एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट, वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हों विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, किसी भी इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये क्या कहला रहा है, लाइफ के अर्थ के अंदर जो है जोन ऑफ लाइफ ये कहला रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को जो मैंने मेहनत की है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की और डिफ़ाइन करने की, होप सो आपको 100 में से ऑलमोस्ट 30 to 40% भी अगर समझ में आ जाए तो यानी कि मेरी मेहनत बेकार नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रोज़ मेरी आप वीडियो रोज़ जो है मैं अपलोड करती हूँ वीडियो, तो तकरीबन रोज़ ही कर रही हूँ। तो आप लोग जो है रोज़ाना देखें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।